वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। बीपीएससी पीटी में ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होते हैं और ये वैरी करते हैं 25 से लेके 35 क्वेश्चन तक। तो इतने सारे प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो आपको बाकी लोगों से लीड दिलवा सकता है। बाकी लोगों से आप आगे निकल सकते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन ये सेक्शन डायनेमिक होता है। और जो विद्यार्थी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका स्टैटिक जीके मजबूत हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग करंट के सेक्शन को इग्नोर करते हैं और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आप अगर नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी हैं, करंट अफेयर्स के सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आप इस सीरीज़ को देखिए, शुरू से देखिए, और आपको इस सीरीज़ में उन सारे सवाल, उन सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जिनकी संभावना बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ एग्ज़ाम में आने की है। हम लोग थ्रू आउट सारे सोर्स से क्वेश्चन इकट्ठा करके यहाँ दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाए, आपको ढेर सारे सोर्स से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। किस भारतीय राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप वीडियो को फास्ट करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा। दोनों ही ऑप्शन यूट्यूब में होता है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में, ठीक है, ये 2022 चल रहा है लेकिन ये सूचकांक 2000 रैंकिंग 2020 का ही है। कर्नाटक ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान जो है वो दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। पिछले साल 2019 रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर था, यानी कि पिछले साल राजस्थान टॉप पर था, इस बार कर्नाटका टॉप पे है। विद्युत मंत्रालय के तहत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया, यानी कि कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है? विद्युत मंत्रालय। अब कर्नाटका से रिलेटेड दो न्यूज और इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है, उसको देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण मार्च 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। यानी खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होगा? बेंगलोर कर्नाटका में होगा। और कर्नाटका सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। सिल्क सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है, इसको याद रखिएगा। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में होता है। और उसके बाद कहाँ होता है? उसके बाद इंडिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 112। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? कंगना रनौत को किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो कंगना रनौत बहुत और कारणों से न्यूज में रहती हैं और उनमें से एक कारण ये भी है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से कुछ और रिलेटेड न्यूज है, उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महीना से उज्ज्वला नामक सरकार की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यानी कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महीना से, है ना, एक उज्ज्वला नामक सरकार की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना, यानी उज्ज्वला योजना, जिसमें बीपीएल फैमिली को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को, उस फैमिली के किसी विमेन मतलब किसी महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है उज्ज्वला योजना में। तो उसका जो दूसरा संस्करण है, दूसरा चरण है,
उसको उत्तर प्रदेश के महीना गांव से प्रधानमंत्री ने आरंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभ आरंभ किया। कौन सा मिशन? तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, ये क्या है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बिगेस्ट अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त है। मतलब ये इस योजना के अलावे है। इसमें इस योजना में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको मजबूत किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, लूसी मिशन। ठीक है, LUCY, लूसी मिशन हाल ही में खबरों में था। इसे किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस भी बोलते हैं, अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्निकली करेक्ट नेम है। ठीक है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि बृहस्पति के चारों तरफ जो होते हैं छोटे छोटे लिटिल प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, उसको ट्रोजन कहा जाता है एक्चुअली। और ये ट्रोजन जो है वो बृहस्पति ग्रह का चक्कर नहीं लगाते, वो बृहस्पति ग्रह के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसी का अध्ययन करने के लिए नासा क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसने लूसी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, बृहस्पति ट्रोजन, जिसे आमतौर पर ट्रोजन क्षुद्रग्रह या बस ट्रोजन कहा जाता है, क्षुद्र ग्रहों का एक बड़ा समूह है जो सूर्य के चारों ओर बृहस्पति ग्रह की कक्षा को साझा करता है। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। अब नासा के अन्य हालिया मिशन, हाल ही में जो कुछ नासा के मिशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा टेलीस्कोप है? तो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके पहले सबसे बड़ा कौन सा था? हबल टेलीस्कोप था, हबल। अब हबल के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ गया, यानी कि अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। दूसरा एक इनिशिएटिव नासा का वो है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि डार्ट। डार्ट क्या है? डार्ट जो है वो काइनेटिक प्रभाव के माध्यम से किसी क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने वाला पहला मिशन है। मतलब कि कोई एस्ट्रॉयड होगा, वो सपोज धरती की तरफ आ रहा होगा, तो इसको हम लोग काइनेटिक प्रभाव से यानी उस पर इम्पैक्ट करके उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। ठीक है, तो आपको भी अपनी तैयारी में उन सारे चीज़ों को, उन सारी बाधाओं को अपने रास्ते से हटा देना है जो आपकी तैयारी को बाधित कर रहे हैं। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। क्वेश्चन नंबर 115, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान स्थापित किया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया। इंग्लिश में देख लीजिए, लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन हो सकता है, हिंदी में भी एरोमेटिक गार्डन करके ही दे दे। कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से हम लोग कुछ न्यूज़ पहले देख चुके हैं, उसको आइए हम लोग एक जगह फिर से देखते हैं। उत्तराखंड के देवस्थल में भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, हम लोग को अब समय है फास्ट ही आगे बढ़ने का, क्योंकि डेट सुनिश्चित है,
टारगेट सुनिश्चित है, रास्ता भी क्लियर है, बस तेजी से चलना है। ठीक है। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, ग्रास कंजर्वेटरी यानी घास का कंजर्वेशन, रानीखेत उत्तराखंड। देवस्थल में भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ठीक है। तीसरा है, उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो तीन चीज, सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क उत्तराखंड में, भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी रानीखेत उत्तराखंड में, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में। ठीक है। एक न्यूज और है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया। 4 न्यूज और एक क्वेश्चन मिला के 5 उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज रट जाइए। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल किस अवधि के लिए हुआ है? जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक, 3 साल, 3 इयर्स के लिए फिर से हुआ है। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 इयर्स, जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के लिए छठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। तो ये इसका छठा कार्यकाल है। भारत का नया 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। अगला पॉइंट है, यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है। मतलब क्या बना है? तो UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, 47 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, और परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, वही जगह जहां सब कोई घूमने जाना चाहते हैं। ठीक है, परिषद का मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, हर साल किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हम लोग इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं क्योंकि हम लोग उसको रिवाइज नहीं करते। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1945 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब आपको ये याद रह जाएगा क्योंकि इसी दिन एक और इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, तो पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो माइलेटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। यानी कि जोनास साल्क ने पोलियो की जो टीका विकसित हुई थी उसकी पहली टीम का नेतृत्व जोनास साल्क ने किया था, और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। पोलियो किस चीज से होता है? वायरस से होता है। यह भी एक जनरल साइंस का इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में स्माइल नाम से केंद्रीय योजना शुरू की है? स्माइल नाम से किसने शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो स्माइल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल योजना का उद्देश्य किसका उत्थान है? तो ऑप्शंस में आपके अगर रहेगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय
और भीख मांगने वाले लोग यानी कि बेगस। ठीक है, तो वो उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मंत्रालय, अब इस मंत्रालय के बारे में ये तथ्य जान लीजिए कि मंत्रालय अनुसूचित जाति यानी एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, मैनुअल स्कैवेंजर्स, विकलांग, बुजुर्ग और नशीली दवाओं के शिकार सहित समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है। इतने सारे लोगों के ये उत्थान के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये मंत्रालय। अब देखिए इसमें एसटी नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, और वर्तमान मंत्री कौन है? वर्तमान मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में भी था। कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय। डॉक्टर विवेक देबरॉय। भारत की केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, इसीलिए यह न्यूज में था। विवेक देबरॉय परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी पहले भी यही थे, अब भी बने रहेंगे। EACPM, ये क्या है? ये है EACPM, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, आर्थिक सलाहकार परिषद जिसको हिंदी में कहते हैं, को 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है, यानी कि 2 साल के लिए फिर से पुनर्गठित किया गया है, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। क्वेश्चन एक चीज और देख लेते हैं इसमें। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये नहीं आता है, डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसी से कंफ्यूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला हुआ है कि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अब देखिए वो कौन सा था? वो था आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और ये क्या है? तो भारत मुख्य आर्थिक सलाहकार, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो वो एक काउंसिल है, वो काउंसिल जो है वो PM को सलाह देती है, और ये एक पद है, इस पद पर एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अभी इस पद पे कौन से व्यक्ति हैं? वो हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में एक पद है, और भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर है, यानी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर का ये पद है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारतीय आर्थिक सेवा नियंत्रण प्राधिकरण यानी कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, यानी कि भारतीय आर्थिक सेवा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो कैडर होता है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास होता है? वो CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार के पास होता है। ठीक है, CEA आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जो CEA होते हैं वो हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि जो वित्त मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। एक मंत्रालय में विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उस डिपार्टमेंट का एक डिवीजन है, इकोनॉमिक डिवीजन। उसके हेड कौन होते हैं? CEA होते हैं, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। साथ ही वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं किसके? भारतीय आर्थिक सेवा यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के। क्वेश्चन नंबर 120, अटल टनल यानी सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सिंगल ट्यूब हाईवे के रूप में मान्यता दी गई है। सुरंग की लंबाई कितनी है? ये बहुत रिसेंट का न्यूज़ है। तो सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। रोहतांग में 9.02 किलोमीटर की अटल सुरंग ने बनाया नया रिकॉर्ड। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग मनाली को लाहौल से जोड़ती है। ये भी आप याद रखिएगा, मनाली को लाहौल से जोड़ती है।
और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इसे इस ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे सिंगल ट्यूब हाईवे के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके 120 सवाल समाप्त हो गए हैं, लेकिन ये 120 सवाल हमने समाप्त नहीं किया है। इसमें आप 3 या 4 से इसमें गुना कर दीजिए, लगभग आपको 300 से 400 सवाल या टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इन 120 सवालों के थ्रू। ठीक है, आप इस सीरीज़ को शुरू से कीजिए, ज़रूरत पड़े तो रिवाइज कीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप PDF से पढ़िए, और आप जब ये सीरीज़ ख़त्म होगा तो आप बाकी लोगों से बहुत बहुत आगे होंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।